Hello, welcome to all. Myself Bharat. I'm from संकल्प विद्यापीठ. So जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर हमने डिस्कस किया था. So उसी की कंटिन्यूशन में ये नेक्स्ट वीडियो है. And today we are going to start with the projectile motion. So projectile motion basically जैसा कि हम लोग बच्चे जानते ही हैं ये 2D मोशन है. So let's start with the projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें सो इस तरह के आपने फाउंटेन्स बहुत देखे होंगे जो बेसिकली एक प्रोजेक्टाइल मोशन को रिप्रेजेंट करते हैं. अब प्रोजेक्टाइल मोशन के और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ वर्टिकल हाइट, okay, and let us say like this person who is dropping this object is not dropping. If it is dropping, so this is the possibility one. Another is like if it is throwing the object, okay, let us say this orange, so there is a range, there is you can see this is another option. So like so this is also a projectile from a height, projectile from a height. So now अभी क्या है कि इसमें likely बहुत ही जो बेस्ट एग्जांपल है that is the motion of a football, motion of a football. अब projectile motion होता क्या है? Projectile motion बच्चों likely it is a superimposition of two straight line motions. Superimposition of two straight line motion. मतलब जब पार्टिकल लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन करता है तो उसके साइमल्टेनियसली एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही चेंज होते हैं. ठीक है, उसके एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही चेंज होते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फुटबॉल की मोशन की बात करूं तो इस फुटबॉल के मोशन में फुटबॉल की जो पोजीशन है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखें तो फुटबॉल के पास एक्चुअली में दो पोजीशंस है, एक एक्स के अलोंग एक वाई के अलोंग. ठीक है, सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई. सिमिलरली दिस पोजीशन कीप्स ऑन चेंजिंग. सो अगर उसके बाद दो पोजीशंस है तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, अगर उसके पास दो पोजीशंस हैं तो उसके पास साइमल्टेनियसली दो वेलोसिटीज होंगे, और अगर उसके पास दो वेलोसिटीज हैं किसी भी पॉइंट पे तो उसके पास दो एक्सेलरेशंस भी होंगे. ठीक है, बट प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जो assumption करते हैं बच्चों कि the object is it is projected with angle theta. हम ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, we project an object with the angle theta and it is always projected with the constant velocity u, constant velocity u. इसको एक constant velocity से हम हमेशा प्रोजेक्ट किया जाता है. सो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप जानते हैं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका अर्थ ये होता है कि उसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा. तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा अलोंग एक्स एक्सिस वो जीरो होगा. अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा जब हम लोग इसकी ड्राइवेशन करेंगे. सो फॉर एग्जांपल अभी प्रोजेक्टाइल मोशन को थोड़ा और तरह से समझते हैं. ठीक है, सो नाउ यहाँ पर अब वही जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस प्रोजेक्टाइल दिस फुटबॉल इज किक्ड विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट. यहाँ पर v नॉट गिवन है जिसका मतलब है कि उसके पास इस v नॉट के दो कंपोनेंट्स हुए, एक अलोंग द एक्स एक्सिस दूसरा अलोंग द वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस वाले कंपोनेंट को हम लोग v नॉट cos थीटा कहते हैं, वाई वाले कंपोनेंट को हम लोग v नॉट sin थीटा कहते हैं, बिकॉज थीटा इज द एंगल व्हिच इज अलोंग द एक्स एक्सिस. सो जिसके साथ एंगल होता है वहां पर cos आ जाता है, और जिसके साथ एंगल नहीं होता है तो उसको उसके साथ क्या आता है, उसके साथ साइन थीटा आ जाता है. तो अगर हम यहाँ पर लें तो यहाँ पर एक पूरा पैराग्राफ बनता है. तो अगर ये वेलोसिटी v नॉट cos थीटा हुई और ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम, सो ये वाला वेलोसिटी हुआ v नॉट sin थीटा. और सिमिलरली अगर ये v नॉट cos थीटा है तो उसके अपोजिट भी क्या होगा, इट इज आल्सो v नॉट cos थीटा. नाउ let us explore. There are so many examples of a projectile motion. For example, this is some you have seen this object. So basically it is a throw ball. Okay, it is throwing, it's a gun which is basically throwing a ball with some initial velocity. So already it is making an angle theta with respect to the ground. With respect to the ground it is making an angle theta, and this is its initial velocity, you can see. Okay, so again it is an example of a projectile motion. अब हम आगे चले. Sorry. Okay, now what happens to the projectile when when it is projected, what happens to the velocities of the project along the x and y axis when it is projected. इस एनिमेशन में काफी क्लियर होगा आपको कि क्या क्या होता है उसके साथ, किस तरह से उसके वेक्टर्स कंपोनेंट्स चेंज होते हैं, वो हमें यहाँ पर समझने को मिलेगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि यहाँ से वो स्टार्ट करता है तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वो ऊपर जाता जा रहा है वर्टिकल वेलोसिटी
वी वाई उसकी रिड्यूस होती जा रही है और हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई और उसके बाद क्या हुआ कि सिर्फ वी एक्स कॉम्पोनेंट ही रह जाएगा। ठीक है, ये जब हम ड्राइवेशन करेंगे उसमें और भी क्लियर होगा। तो ये दिखा रहा है कि किस तरह से वेक्टर्स चेंज होते हैं जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल आगे बढ़ता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन को कंप्लीटली एग्जीक्यूट करता है, कैसे कैसे उसके वेक्टर्स चेंज होते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे आने के बाद vy एकदम से जीरो हो जाता है। vy स्टैंड्स फॉर द वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, वो जीरो हो जाता है, तो बचता क्या है, सिर्फ vx ही। ओके, नाउ नेक्स्ट हम चले अगर okay, so एक horizontal component और एक vertical component. So now let's derive this equations of motion. So in order to do so, I have to open a whiteboard. Okay. So let's start with the equations of motion. Oh, sorry. Let's start with the projectile motion. Okay. So let us try to understand the projectile motion. तो सबसे पहले हम एक projectile motion को consider करने के लिए हम एक frame of reference लेंगे. So this is our frame of reference. X-axis and y-axis. This is the origin. And let us say there is an object. And it is thrown with some initial velocity u. If it is thrown with the constant velocity, you initially कहना चाहिए constant velocity u. तो हमने उसको एक constant velocity u से उसको kick किया, and this velocity is basically making an angle theta with respect to the x-axis. Now, as we know, this object, if it is projected by making an angle theta with respect to x-axis, this object will undergo a parabolic path. This is a parabolic path. Okay, so let us say this is the point B जहां पर वो object जाके गिरेगा. Okay, and let us say I can name this point as A, which is the highest vertical distance, and we also call it this is the displacement along the y-axis. इसको y भी कह सकते हैं और इसका दूसरा नाम होता है h max. अब ऑब्जेक्ट को जब हमने इनिशियल वेलोसिटी u से उसको प्रोजेक्ट किया, ओके, विद एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, सो वो b पॉइंट पे गिरता है। और b पॉइंट किस पर लाई करता है बच्चों? b पॉइंट तो हमारा x एक्सिस पे लाई करता है, और x एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सिर्फ x का ही कोऑर्डिनेट होगा। सो x, 0, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। एंड OB is basically, it is completely representing the x. ये x को ही रिप्रेजेंट कर रहा है और इस x को हम लोग r भी कहते हैं। Now, as the particle is having a two-dimensional motion, it is moving in a 2D plane, so it is simultaneously having two coordinates, okay, along the x and y axis, and moreover, it is also having the two velocities simultaneously. So, इसके पास दो velocities भी हुए, इसके पास दो velocities, so u के दो components होंगे, जैसा कि मैंने rectangular components में बताया था। One is ux, that is velocity along x-axis, and another is velocity along the y-axis. Okay, so from the rectangular components, the value of ux is given by u cos theta, and the uy is equals to u sin theta. Okay, ux is equals to u cos theta, uy is equals to u sin theta. But now another thing is, now let us say if this object keeps on moving, let us say if it is going by following this trajectory, which is parabolic by nature, let us say if it reaches some point like this, and now ux will change definitely. So ux will become vx. Now I will name it as vx, and uy will change to vy. And this is another angle. Let us say this is theta dash. This is theta dash. वो एक वहाँ पे एक छोटा एंगल बनेगा, उसको हम नाम दे सकते हैं, that is theta dash. ठीक है, और उसको हम किसी और कलर से थोड़ा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। So मान लीजिए यहाँ पर जो एंगल बनेगा उसको हमने नाम दे दिया, this is theta dash. Theta dash is the new angle. So as you can see, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मूव करता जा रहा है,
तो उसका एंगल विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कम होता जा रहा है, तो थीटा इज बेसिकली ग्रेटर देन द थीटा डैश। सिमिलरली ux जो वेलोसिटी है इज गिवन बाय u cos थीटा, तो थीटा कम होता जा रहा है और अल्टीमेटली हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे तो बेटा जो फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है वो जीरो हो जाती है। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं, लेट अस से इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली आउटवर्ड्स at the highest point its final velocity becomes zero, so vy will become zero, but vx will survive and vx will have the maximum value, vx will have the maximum value and the net velocity u जो resultant velocity है u it will remain same। तो देखिए जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा ux changes to vx, uy changes to vy and the resultant of these two velocities, the resultant of these two velocities will remain u as it is, मतलब u चेंज नहीं होने वाला चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। ux uy चेंज होते जाएंगे बट u चेंज नहीं होगा, है ना। तो अब हमने जैसे बताया a projectile motion is a superimposition of two straight line motion। a projectile motion is a superimposition of two straight line motions। Superimposition of two straight line motions। तो दो स्ट्रेट लाइन मोशन कौन कौन से, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब हमें बहुत ही वाइजली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो है ना यू नो के कंपोनेंट्स को बहुत वाइजली यूज करना पड़ेगा, है ना। तो हम तो पहले से ही इक्वेशंस ऑफ मोशन से परिचित हैं, तो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ही यूज करेंगे, राइट। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में हम लोग जानते ही हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन किस तरह से हैं, the very first equation of motion is given by v is equals to u plus at। The second equation of motion is given by s equals to ut plus half at square, and the third equation of motion is v square minus u square equals to 2as। So ये हमारे पास we have these three equations of motion, equation number 1, equation number 2 and this is the equation number 3। हम इन तीनों इक्वेशंस को x एक्सिस और y एक्सिस पे अलग अलग से लगाएंगे, ठीक है। x एक्सिस और y एक्सिस पे अलग अलग से लगाएंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमने ऑब्जेक्ट को एक कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया है एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, और उसके जो u के कंपोनेंट्स है वो ux और uy है। अब uy इज कंप्लीटली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, uy is completely under the influence of gravity। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जाएगा due to the acceleration due to gravity g, let us say it is if I take is 10, actually में 9.8 है तो हम 10 लेके चलते हैं, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यू नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके ऊपर लगेगा, जिसकी वजह से uy का जो फाइनल वेलोसिटी है वो हाईएस्ट पॉइंट पे आके जीरो हो जाएगा। सो ये वर्टिकल मोशन के डायनामिक्स हैं। वर्टिकल मोशन में ऐसा ही होता है, आप लोग जानते हैं, हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा था। तो अब बच्चे अब बात करते हैं कि हम इनके कंपोनेंट्स को कैसे कैसे अलग से रिजॉल्व करें। सो लेट अस स्टार्ट टेकिंग द कंपोनेंट्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सो एक्स कंपोनेंट्स हम यहां ले लेंगे, ठीक है। अब देखना कितना मजा आएगा, है ना। और वाई कंपोनेंट्स को हम लोग कुछ यहां ले लेंगे, वाई कंपोनेंट्स ऑन एक्स कंपोनेंट्स, ठीक है। हम कुछ ऐसा ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ से x कंपोनेंट्स और y कंपोनेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो x कंपोनेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस 0 है बिकॉज हमने ऑब्जेक्ट को कांस्टेंट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, बट y कंपोनेंट्स इज कंप्लीटली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, सो एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस ay इज इक्वल टू -g। नाउ अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे जिसमें काफी मजा आता है, ठीक है। ओके, सो हम लोग जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में लेता हूं व्हिच इज गिवन बाय v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at। आई कैन कस्टमाइज दिस इक्वेशन एज पर माय नीड्स, बट अगर मैं इसको ऐसा लिखूं vx इज इक्वल्स टू, vx स्टैंड्स फॉर फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस, u is can be written as ux, initial velocity along x axis, a can be written as ax, acceleration along x axis, and t is the time taken। So acceleration along x axis तो जीरो है, so basically ये वाला component जीरो हो गया। अगर ये component जीरो हो गया तो vx is equals to ux हो गया।
सो देयर इज नो नीड, इसकी तो हमें कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को यूज ना करते हुए अब हम सेकंड इक्वेशन पे देखेंगे। ओके, अगर मैं सेकंड इक्वेशन की बात करूं, which is given by s is equals to ut plus half a t square, s is equals to ut plus half a t square। so s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, s is representing the distance travel, बट हम जैसे कि x कंपोनेंट ले रहे हैं, so I will replace s by x which is telling you, which will tell you basically the horizontal distance, means हम बात करें तो रेंज की, तो एक रेंज को बताएगा। और u को I can replace by ux, initial velocity along x-axis, and this is time, okay, plus 1 by 2, a again replaced by ax into t square, so ax तो 0 है बच्चों, so this equation finally becomes x is equals to uxt, x is equals to uxt, or we can write x is equals to u cos theta into t, क्योंकि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि जो ux है वो u cos theta के इक्वल है ना, दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ u, सो इट इज, जो कि हम पहले से ही जानते हैं। सो x इज इक्वल टू u cos theta, और x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो देखिए बेटा, जैसे कि हम प्रोजेक्टाइल का मैं आपको अगर डायग्राम फिर से दिखाऊं, तो x बेटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट अगर प्रोजेक्ट किया जाए थीटा प्रोजेक्शन से, तो वो कितनी दूर जाके गिरेगा, उसका रेंज क्या होगा, तो वो रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अब हम आगे बात करते हैं, तो वो रेंज को, सो आई कैन रिप्लेस x बाय r, ठीक है, सो दिस इंप्लाइज r इज इक्वल्स टू ut cos थीटा। अच्छा, अब बात आती है कि इसको इक्वेशन नंबर क्या दिया जाए। सो अगर हम इक्वेशन नंबर की बात करें तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 2 3, सो हम इसको देंगे इक्वेशन नंबर 4, तो हम इसको नाम दे देंगे, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 4। नाउ अब हम आते हैं y कंपोनेंट्स पे। अब थर्ड इक्वेशन यूज करने का बेटा कोई फायदा नहीं है, बिकॉज अगर आप यूज करेंगे भी तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, एक्सेलरेशन तो 0 है, सो थर्ड इक्वेशन यूजफुल नहीं है। अब हम बात करें y कंपोनेंट्स की, अगेन आई विल अप्लाई द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज v इक्वल्स u plus at। v is basically the velocity along y axis, what is u, u is the initial velocity along y axis, a को हम लोग a y लिख देंगे, a y acceleration along y axis into t। vy क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी along y axis, uy इनिशियल वेलोसिटी along y axis। ओके, सो हम लोग तो पहले से ही जानते हैं कि जो uy है वो u sin थीटा है, तो इट बिकम्स u sin थीटा, ay को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस g से, सो u sin थीटा माइनस gt। ओके, सो लेट इट बी माय इक्वेशन नंबर, let it be my equation number 5। okay, equation number 5। okay, now next is, अगर हम अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं तब हमको क्या मिलता है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ओके, तो अब मैं y कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, मतलब अब s यूज कर रहे हैं, तो इसका हम ये जानना चाहते हैं, ये इक्वेशन हमें क्या दे सकता है, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड अलोंग द y एक्सिस। जब ऑब्जेक्ट को हमने प्रोजेक्ट किया तो वो y डायरेक्शन में भी जा रहा था और वो रेंज भी ट्रैवल कर रहा था, मतलब वो हॉरिजॉन्टली भी जा रहा था। तो अब इस इक्वेशन की मदद से हम ये जान सकते हैं कि कितने टाइम पे वो कितने हाइट पर गेन किया, राइट। सो s को रिप्लेस कर देंगे हम लोग y से, u को रिप्लेस कर देंगे uy से, t विल रिमेन सेम, एंड प्लस अब a को रिप्लेस कर देंगे हम लोग ay से, एंड दिस इज t स्क्वायर, एंड वी नो ay इज माइनस g अगेन। तो यहाँ पर अगर हम बेटा लगा दे वो, तो इट बिकम्स y इज इक्वल्स टू uy, हम सभी जानते हैं इट इज u sin थीटा, मैं पहले बता चुका हूँ, सो आई कैन राइट इट एज ut sin थीटा, एंड ay की जगह मैं लिख सकता हूँ माइनस जी, सो नेगेटिव साइन वहां बाहर आ गया, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो लेट इट बी माय इक्वेशन नंबर 6, y इज इक्वल्स टू, सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। तो बेटा अब हम इन्हीं इक्वेशंस को यूज करते हुए, है ना, अब हम इन्हीं इक्वेशंस को यूज करते हुए आगे चल सकते हैं। अब हमारे पास ऑलरेडी y इज इक्वल्स टू ut sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर है, तो अब हम इसी इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अब ये इक्वेशन हमें क्या दे सकता है, ये इक्वेशन नंबर 6
जो हमने अभी निकाला ये हमें क्या दे सकता है, इसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। सो मैं इक्वेशन नंबर 6 को फिर से लिखता हूँ, y इज इक्वल्स टू यू टी साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप इक्वेशन नंबर 4 की बात करें, इक्वेशन नंबर 4 वाज r is equals to u t cos theta. This was my equation number 4 and this is my equation number 6. Okay, equation number 6. Okay, तो बेसिकली यहाँ पर रेंज के इक्वेशन में मुझे t चाहिए और t मैं बता चुका हूँ, t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, कितनी देर हवा में रहा ऑब्जेक्ट, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। इट्स सिंपल एज दैट। सो मुझे t का वैल्यू निकालना है। अब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन का फिर से वो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। और अगर हम फिर से उस डायग्राम को ड्रॉ करें, ओके, सो दिस इज अवर प्रोजेक्टाइल। इस ओस पॉइंट से शुरू हुआ, ऑरिजिन से शुरू हुआ और बी पर खत्म हुआ, और हमने बोला था कि ये रेंज है, ठीक है। और अगर मैं बी पॉइंट की स्पेसिफिकली कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैंने बोला था कि बी कोऑर्डिनेट में y कोऑर्डिनेट 0 होगा, बी पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा बिकॉज b इज द पॉइंट व्हिच इज इंटरसेक्टिंग, व्हिच इज लाइंग ऑन द x एक्सिस, सो इट विल बी x, 0, एज सिंपल एज दैट। तो मेरे पास y का वैल्यू 0 है, सो एट पॉइंट b, okay, we can see y is equals to 0, so we can put y equals to 0, put it in equation number 6, so हम इसको equation number 6 पे put कर सकते हैं। Okay, so if I put y equals to 0, so therefore equation becomes 0 equals ut sin theta minus half g t square, ut sin theta minus half g t square, okay, ut sin theta minus half gt square, और आई कैन टेक दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो टाइम के यहाँ पर t के यहाँ पर दो सॉल्यूशंस हैं, टाइम के यहाँ पर दो सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। तो t को हम कॉमन ले लेते हैं, t ब्रैकेट u sin theta minus half gt equals to 0. Now I have to solve it for the time, मुझे टाइम के लिए सॉल्व करना है यहाँ पे, है ना, टाइम के लिए सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो t 0 है, वो तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज टाइम 0 कभी नहीं हो सकता, बिकॉज यहाँ पर हम लोग जानते हैं प्रैक्टिकली कि यहाँ पर ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ने फ्लाइट किया, सो वो टाइम तो लेगा ही, तो टाइम तो 0 नहीं हो सकता। दूसरा बचा ये ब्रैकेट के अंदर u sin थीटा माइनस हाफ gt, हाँ, इसको अगर हम 0 के इक्वेट करें, u sin थीटा माइनस 1/2 gt, if I put it equals to 0 and after solving it I will get t is equals to 2u sin थीटा बाय जी। ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपको ऐसे ही मिलेगा, सिंपल टर्म्स को अरेंज ही करना है बेटा। इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन आ गया, है ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वेशन को हम लोग कह देते हैं, मान लीजिए दिस इज इक्वेशन नंबर 7, दिस इज माय इक्वेशन नंबर, तो आई एम नेमिंग इट एज द इक्वेशन नंबर 7, इसको इक्वेशन नंबर 7 मार्क कर देते हैं। अभी हम इस इक्वेशन नंबर 7 को वी कैन पुट इट बैक इन द रेंज इक्वेशन, जो कि इक्वेशन नंबर 4 है। इसमें हम t की वैल्यू ये 2u sin थीटा बाय g पुट कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट, तो इसको पुट करके देखते हैं। तो एज पर इक्वेशन नंबर 4, रेंज इज गिवन बाय ut cos theta, okay, and as per equation number 7, the time of flight is equals to 2u sin theta by g, if I substitute this value back in equation number 4, okay, put it in equation number 4, so ये तो हमारा equation number 4, ये जो range का है, तो therefore range becomes, okay, it is ut cos theta, तो u फिर t का इक्वेशन क्या है, 2u sin theta upon g into this is u, no it is cos theta, sorry, so this is ओके। सो बेटा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज u का वैल्यू मैंने डाल दिया, t का वैल्यू मैंने डाल दिया, 2u sin थीटा बाय g, एंड नेक्स्ट इज cos थीटा। ओके,
सो दिस बिकम्स 2u sin थीटा cos थीटा बाय g, और बाहर में u भी है. So this implies range becomes equals to मैं लिख सकता हूँ u स्क्वायर एंड देन लास्ट में उसके साथ लिखेंगे 2 sin थीटा cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय g. 2 sin थीटा cos थीटा, जिन्होंने मैथमेटिक्स लिया है ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, क्लास 11th में बताया जाता है. 2 sin थीटा cos थीटा इज नथिंग, इट इज अ sin 2 थीटा. 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा, ये हम लोग जानते हैं. सो वी कैन रिप्लेस 2 sin थीटा cos थीटा बाय sin 2 थीटा. दिस इंप्लाइज रेंज बिकम्स इक्वल्स टू u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g. u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g, ये हमारे पास आ गया है ना. u स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय g. आई कैन मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 8. इसको हम इक्वेशन नंबर 8 भी मार्क कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 8. ओके, तो रेंज का एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया. अब हमें आगे रेंज के एक्सप्रेशन से आगे बढ़ते हैं बच्चों. ठीक है, सो रेंज के एक्सप्रेशन आने के बाद अब हम लोगों को आगे बढ़ना है. अब हम लोगों को अब हम लोगों को निकालना है कि उसकी हाइट के बारे में. बट मैं उस पर जाने से पहले मैं आपसे बड़ा सीधा सीधा क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज कब होगा. कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज. तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना चाहता है, इसी में ही हम कंटिन्यू करते हैं. कंडीशन फॉर आर मैक्स मीन्स द मैक्सिमम रेंज. तो मैक्सिमम रेंज कब मिलेगा आपको. अगर देखा जाए फॉर्मूला में, फॉर्मूला इटसेल्फ क्या बोल रहा है. फॉर्मूला बोल रहा है सीधे सीधे एक ही बात, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. यू स्क्वायर वो तो कंट्रोल्ड है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, वो तो कांस्टेंट है. जी वो भी एक कांस्टेंट है, तो बचा क्या साइन 2 थीटा. तो हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन वो कांस्टेंट है. तो इसका मतलब हुआ कि अगर साइन 2 थीटा, तो साइन थीटा का बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है. साइन का आपको जानते हैं कि साइन -1 से +1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है. तो इसका मिनिमम वैल्यू -1 हो गया और मैक्सिमम वैल्यू इसको हम बोलते हैं दिस इज +1, है ना. मैक्सिमम वैल्यू इज +1. और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, सो आई कैन राइट 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1. 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 and 2 theta what is sin inverse of 1. sin inverse, तो sin 1 कब देता है 90 डिग्री पे. तो 2 theta is equals to 90 डिग्री. this implies theta is equals to 90 by 2 which is 45 degrees. theta is equals to 45 degrees. okay, so ये जो कंडीशन हो गया theta equals to 45 डिग्री, this is basically the condition of maximum range, condition of R max. ये मैक्सिमम रेंज का कंडीशन है कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 45 डिग्री. अब इसके एग्जांपल्स आर्टिलरी गन्स 45 डिग्रीज पे इंक्लाइन रहते हैं बॉर्डर्स पे. ठीक है, और इनफैक्ट पुराने राजा महाराजा जो तोप इस्तेमाल करते थे ना बच्चों, वो भी 45 डिग्रीज पे इंक्लाइन रहते थे. ठीक है, तो ये आपको प्राचीन इतिहास में भी मिल जाएगा. So they are always inclined at angle 45 degrees to reach the maximum range hit करने के लिए. तो theta is equals to 45 degrees. Now next is, अब theta equals to 45 degree if I put it in equation number 8. तो अगर हम पुट करें इसको इक्वेशन नंबर 8 पे, ठीक है, पुट theta is equals to 45 degree in equation number 8. Equation number 8 is given by r is equals to u square sine 2 theta by g. If theta is equals to 45, so r is equals to u square sine 2 theta 2 into 45. अब ज़्यादा बढ़ा के तो नहीं करना चाहिए. 2 into 45 is 90. So it becomes u square sine 90 degrees divided by g. And this becomes R max. Sin 90 is 1, we know, so it becomes equals to u square by g. This is the expression of maximum range, and this is my equation number 9. This is my equation number 9. तो ये मैक्सिमम रेंज का मेरे पास इक्वेशन आ गया, which is equation number 9. Now अब हम आगे मूव करते हैं बेटा, और आगे करके अभी क्या करना है हमको, अभी हमें आगे देखना है, अभी नेक्स्ट में हमको ये देखना है कि लाइकली हम मैक्सिमम हाइट कैसे निकाल सकते हैं. तो फिर से प्रोजेक्टाइल को थोड़ा सा स्टडी करते हैं. तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल है. ओके, और
ये उसका मैक्सिमम हाइट है। जब वो मैक्सिमम हाइट मतलब पॉइंट ए पर पहुंचता है, ठीक है, तो क्या होता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस जीरो हो जाती है। जैसे भी मोशन अंडर ग्रेविटी में होता ही है, ऑब्जेक्ट्स हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो इस पॉइंट पे उसकी हाईएस्ट वेलोसिटी, नो सॉरी, द वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस वो जीरो हो गया, है ना, अलोंग द वाई एक्सिस। हाँ, Vx जीरो नहीं हुआ, Vy ही जीरो हुआ है ना। बट उसके उसके बाद मैं आपको बताया भी था कि यहाँ पर पहुंचने के बाद सिर्फ उसके पास Vx बचेगा और उसके पास जो u वेलोसिटी थी वही बचेगा, है ना। तो u इज बेसिकली डायरेक्टेड अलोंग द x एक्सिस। अब यहाँ पर तो मुझे बेसिकली ये h max निकालना है, तो इस पॉइंट पे मुझे ये तो देखना ही होगा ना कि इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए प्रोजेक्टिल को कितना टाइम लगा। एक प्रोजेक्टाइल को यहां तक पहुंचने के लिए हालांकि उसको कितना टाइम लगा, दिस इज व्हाट आई हैव टू फाइंड। यहां तक पहुंचते हुए कितना टाइम लगा, यहां तक पहुंचने के लिए तो उसको टाइम t लगा, तो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसको टाइम लगेगा t/2, और आई कैन राइट t1/2 व्हिच इज कॉल्ड हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ द थिंग इज, हमें हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हम सीधा सी बात है कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय 2u sin थीटा बाय g, सो इज 2u sin थीटा बाय g। अगर इसका 1/2 कर दें तो हमें हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें आपको ये इक्वेशन याद ही होगा, vy is equals to u sin theta minus gt. This is the expression of final velocity along the y-axis. Okay, so at point A, as we can see, the final velocity along y-axis becomes zero. Substitute this value back in this equation. So this becomes u sin theta minus gt. This implies t is equals to u sin theta by g, and I will call it 1/2, t 1/2, and इसका मतलब हो गया हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मेरे पास हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन आ गया, हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बच्चों हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन है, तो यूजिंग दिस एक्सप्रेशन ऑफ t1/2 u sin theta by g, यूजिंग दिस एक्सप्रेशन आई कैन फाइंड द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम क्या एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सो देखिए, हमने ये इक्वेशन में निकाला था y इज इक्वल टू ut sin थीटा। इसको हमने रेंज जब निकालना था तब इसको मैंने y को 0 पुट किया था। अब मुझे y ही निकालना है, तो ये इक्वेशन था y इज इक्वल टू ut sin थीटा माइनस हाफ g t स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं, इस इक्वेशन को हम लोग यूज कर सकते हैं। वो कैसे, अब इस t की जगह आई कैन पुट t1/2 एंड t1/2 इज u sin थीटा बाय g। सो t को रिप्लेस कर दीजिए u sin थीटा बाय g से। इफ आई डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं तो व्हाट यू विल गेट, y is equals to, in place of t put u sin theta by g, it becomes u square sin square theta upon g minus half g तो है ही, and t का स्क्वायर, if I take t square it becomes u square sin square theta by g square। t square लेंगे तो क्या हो जाएगा, u square sin square theta by g square, ये g भी कैंसिल हो जाएगा, and finally I will have the expression u square sin square theta divided by g minus u square sin square theta divided by 2g। So this is the equation। अब इसको just simplify करना है, and let us say if I simplify it, so simplify करने के बाद y is equals to, इसको simplify करेंगे कैसे, you can take u square sin square theta upon g as a common। यहाँ से इन दोनों से कॉमन लेंगे तो एक के पास 1 बचेगा, एक के पास 1/2, and finally we will have y is equals to u square sin square theta divided by 2g। 1 minus 1/2 is half, so this is the expression of, so now I can say y is equals to h, okay, and therefore the expression of height gained by a projectile is u square sin square theta by 2g। so this is my another equation, है ना, ये हमारा दूसरा इक्वेशन आ गया, ठीक है। हमने पहले नाम क्या दिया था, हमने इक्वेशन 9 तक नाम दिया हुआ है,
और हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट को आप लोग 10 दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हाँ, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 11 हो गया, है ना, ये हमारा इक्वेशन नंबर 11 हो गया। 11 इज लाइक this is my equation number 11. Okay, so h is equals to u square sin square theta by 2g. अब अभी हमने थोड़ी देर पहले जब हमने एक्सप्रेशन किया मैक्सिमम रेंज का, मैक्सिमम रेंज के लिए फॉर आर मैक्स एक्चुअली आर मैक्स का एक्सप्रेशन निकाला है हमने u square by g. ओके, फॉर आर मैक्स हमने थीटा को 45 डिग्री लिया था. सो सिमिलरली फॉर h max also, for h max, for maximum height, for h max, again I will take theta is equals to 45 degrees. Theta is equals to 45 degrees. ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास? इट इज वेरी सिंपल, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g एज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11. तो अब मैं इक्वेशन नंबर 11 को लेता हूं. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 11 height is given by u square sin square theta by 2g. Now put theta is equals to 45 degrees. Okay, put theta is equals to 45 degrees. Since we know sin 45 is 1 by root 2. Okay, 1 by root 2. If I square it, if I square both sides, sin square 45 will give you 1 by 2. So h is equals to u square sin square 45 by 45 degrees by 2g. Sin 45 is 1 by 2. So h max, maximum height का जो एक्सप्रेशन आएगा that is equals to u square divided by 4g. u square divided by 4g, and this is my equation number 12. This is my equation number 12. This is the maximum height. मैक्सिमम रेंज का एक्सप्रेशन है u square by g. So यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि if I replace u square by g by r max, so h max becomes r max by 4, or I can also write the ratio of h max to r max is equals to 1:4. So this is the ratio of maximum height to maximum range, आज h max to r max. ठीक है, so ये हमारे पास आ गया. तो बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन तो मैक्सिमम यहीं तक है, बट इसमें एक लास्ट है जिसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी. ओके, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करें तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बहुत ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए, जैसे कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जो ऑब्जेक्ट ने प्रोजेक्टाइल किया उसमें जो उसका ट्रेजेक्टरी है, एज यू कैन सी द ट्रेजेक्टरी इज पैराबोलिक बाय नेचर. It is parabolic, but we do not have any, so this is y, this is x. So we should have an equation which tells us कि y और x का रिलेशन ऐसा है कि जिसकी वजह से ये इक्वेशन ट्रेजेक्टरी हुआ है. मतलब we should have a mathematical expression ना बेटा, जो हमें ये बताएगा कि ये जो पैराबोलिक नेचर आया है, ये पैराबोलिक नेचर y और x के रिलेशन की वजह से आया है. मतलब पैराबोलिक कब आता है? जब दोनों में आपस में क्वाड्रेटिक रिलेशन हो, मतलब y x स्क्वायर है या x y स्क्वायर, कुछ ऐसा होना चाहिए, तो तभी पैराबोलिक होगा. तो चलो देखते हैं. तो अब हमारे पास इक्वेशन हम फिर से लिखते हैं. सिंस हम लोग जानते हैं कि y इज इक्वल्स टू ut sin थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर. ओके, ये इक्वेशन तो हम जानते हैं. और जब हमने रेंज का इक्वेशन लिखा था, रेंज इज इक्वल्स टू x आल्सो व्हिच इज इक्वल्स टू ut cos थीटा, ये भी हमको जानते हैं. तो अगर हम यहाँ से t को सेपरेट करें, सो t और x में एक रिलेशन मिलेगा, तो t इज इक्वल्स टू x बाय u cos थीटा. t is equals to x by u cos theta. Now substitute this value of t back in this equation, in the above equation. So put t equals to x by u cos theta. Okay, इस वैल्यू को अब यहाँ पुट कर दीजिए. This implies y equals, so this is u, then t की जगह I can put x by u cos theta, and साथ में क्या है sin theta.
minus half g, and in place of t square I can write x square by u square cos square theta, x square by u square cos square theta। तो बेटा हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर क्या क्या सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये u से u कैंसिल हुआ और यहाँ तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, ठीक है। सो साइन थीटा बाय कॉस थीटा यहाँ से बचा, साथ में x, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा, ओके। सो y equals to x tan theta minus 1 by 2 into g x square by u square cos square theta। So ये जो इक्वेशन आया, अब यू कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन कि y का जो x के साथ रिलेशन है वो स्क्वायर में है, विच इज बेसिकली यू नो ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ ना बेटा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा जो ग्राफ होते हैं वो हमेशा पैराबोलिक होते हैं। सो इसके पैराबोलिक होने के पीछे जो कारण है वो है ये रिलेशन y और x के बीच में रिलेशन, सो दैट्स व्हाई इट इज पैराबोलिक। So this is the proof of, you know, this is the proof of why the equation or why the trajectory of a projectile is parabolic. So that's the reason. So why the trajectory means the path taken by the trajectory of a projectile is parabolic. This projectile is parabolic. So uska ye is parabolic. So uska reason is you know because y is proportional to x square. This is the equation which is responsible. So ये जो ऊपर में इक्वेशन है यही इसमें रिस्पॉन्सिबल है, ओके। सो दैट्स ऑल अबाउट, जितने भी ड्राइवेशंस है वो सब यही है। अगर हम फॉर्मूलाज को एक बार लिखना चाहें तो जल्दी जल्दी में हम लोग लिख भी सकते हैं। क्या क्या फॉर्मूलाज हमने पढ़े, सबसे पहले हमने रेंज का फॉर्मूला निकाला था, ओके, विच इज u square sin 2 theta by g, ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकाला था, जो तो सबसे पहले निकाला है 2u sin theta by g, ओके। देन वी हैव हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट t1 by 2 which is equals to u sin theta by g, ओके। हाइट का फॉर्मूला हमने निकाला h is equals to u square sin square theta upon 2g। then we found the relation between r max and h max, R max ratio H max, which is 4:1. H max ratio R max is 1:4, and this is just the opposite. So 1, 2, 3, 4, 5, and the last is y is equals to x tan theta minus 1 by 2 g x square by u square cos square theta, okay, and this is my equation। ये 6 इक्वेशन हमने ड्राइव किया, ये 6 इक्वेशन हमने ड्राइव किया, ओके। नाउ लास्ट में मैं आपको एक प्रॉब्लम देके जाना चाहता हूँ, एक न्यूमेरिकल, जिसको आप लोग ट्राई करें एंड लेट मी नो कि आपका आंसर क्या आता है। और वो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको अभी डिस्कस करेंगे उसके साथ, ठीक है। सो यहाँ पे जो वेयर इज दैट प्रॉब्लम, yes, there is a problem, okay। यहाँ पर एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ये प्रोजेक्टाइल से एसोसिएटेड है। सो देयर इज अ प्लेयर हु इज थ्रोइंग अ बास्केटबॉल। At what initial speed must the basketball throw the ball at 55 degree above the horizon to make the shot as shown in below figure? The basketball rim is 8 inches in diameter. The other data is given in the figure. इस फिगर में सारा डाटा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, या फिर वीडियोस को बार बार एंड पे दे सकते हैं और इसका मुझे सॉल्यूशन बताएं कि इनिशियल स्पीड क्या होना चाहिए। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द इक्वेशंस और इसी के सॉल्यूशन को लेके मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा और साथ के साथ हम सर्कुलर मोशन भी स्टार्ट करेंगे, ओके। सो गुड बाय टू ऑल, ओके, कीप वर्किंग हार्ड and I will come with the next chapter. So not the next chapter, it's actually the next topic is uniform circular motion. So मैं next video में uniform circular motion लेके आता हूँ। Thanks a lot.